हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं रजनीश कुमार आपको साइंस पढ़ाऊंगा। चलिए, बहुत दिनों से आप खाली बैठे बैठे इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी क्लासेस कब लगेंगी, तो फाइनली मोमेंट आ गया है पढ़ाई शुरू करने का। क्लियर है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस साल से आपका जो क्लास 8 का साइंस का जो सिलेबस है, बाकी सब्जेक्ट्स भी सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी सिलेबस के पैटर्न पे हो गया। ठीक है। तो हमारा साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित जो है हमारा चैप्टर है। हम जानेंगे कि कैसे जो है खेतीबाड़ी होती है, फूड जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका रख रखाव कैसा होता है, मैनेजमेंट कैसा होता है। ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनेंगे पहले, और उसके बाद आप अपनी नोटबुक में इसको केयरफुली नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैंने नोट्स आपके लिए तैयार कर दिए हैं। हमारा फर्स्ट जो चीज है वो देखेंगे एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। ठीक है। तो ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ लैंड। कल्टीवेशन मतलब होता है भूमि को तैयार करना, किसके लिए, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स यूजफुल टू मैन। हमारे लिए जो लाभकारी जो फसलें होती हैं, उनको उगाने के लिए हम भूमि को बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं। ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, एग्रीकल्चर, कृषि कहते हैं इसको हिंदी में। क्लियर है। चलिए आगे हम चलते हैं कि क्रॉप क्या होती है। ठीक है। तो ऊपर हमने देखा कि क्रॉप उगाते हैं एग्रीकल्चर में जो कि यूजफुल है हमारे लिए। अब हमको ये देखना है कि क्रॉप होती ही क्या चीज है। क्लियर है। चलिए, तो क्रॉप ऐसा कोई भी प्लांट होता है जिससे हमको कोई ना कोई लाभकारी यूजफुल प्रोडक्ट मिलता हो। क्या क्या हो सकते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं ये, सीरियल्स, सीरियल्स होते हैं अनाज, पल्सेस, पल्सेस होती हैं दालें, ऑयल सीड्स जिनको, ये वो बीज हैं या ये वो प्लांट्स हैं जिनसे हमको खाने योग्य तेल मिलते हैं। ठीक है। इनके बीजों से तेल निकाला जाता है। नट्स, नट्स का मतलब हो गया हमारे जो, ये भी क्या है, फैट रिच चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट हो गया, वॉलनट, बादाम हो गया, ठीक है, ग्राउंड नट हो गया, नट जिनके हार्ड शेल होती है। ठीक है। फाइबर, रेशे देने वाली क्रॉप्स, इसमें हमारे कॉटन आ गया, जूट आ गया, बैम्बू आ गया। ठीक है। उसके अलावा मेडिसिन, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमको दवाइयां मिलती हैं, तरह तरह की स्पाइसीज मतलब मसाले मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये मिलते हैं, फल सब्जियां। बीवरेज क्रॉप्स, ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनसे हमको पेय पदार्थ मिलते हैं, पीने योग्य चीजें मिलती हैं, टी हो गई, कॉफी हो गई, कोका हो गया, जिससे कि चॉकलेट वगैरह ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्लांट जिससे हमको कोई ना कोई यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे क्रॉप्स जिस सीजन में उगाई जाती हैं उसके आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली क्रॉप जो होते हैं तीन अलग अलग प्रकार की है, मैंने अगले तीन क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, ये वो क्रॉप्स हैं जो कि रेनी सीजन में बोई जाती है। रेनी सीजन कब शुरू होता है हमारे देश में, ये जून जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है। तो रेनी सीजन के साथ ही, बारिश के साथ ही इन फसलों को बो दिया जाता है खेतों में, और ये फसल पक के तैयार हो जाती है अक्टूबर तक, और अक्टूबर में पकी फसल की कटाई कर ली जाती है। सो द क्रॉप्स which are sown in rainy season and harvested in October are called खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। तो हमारी जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स क्या क्या हैं जो बारिश में बोते हैं, वो है बाजरा, मेज, मक्का, ज्वार, इसी को हम सोरगम भी कहते हैं, तिल, सी सेम इंग्लिश में, मूंग, इसको हम ग्रीन ग्राम भी कहते हैं, और गन्ना, शुगर केन। अगर हम गौर करें तो देखेंगे जैसे बारिश में पानी ज्यादा मिलता है ना, तो ज्यादा पानी मिलने के कारण क्या है, इनकी अधिकतर की हाइट काफी लंबी होती है। तो बाजरा, मेज, ज्वार, शुगर केन, ये सब ऊंची हाइट वाले हैं। और जो सर्दियों में बोते हैं उनकी हाइट थोड़ी क्या होती है, कम होती है। तो इस तरह से याद रखना आसान होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारी आती हैं रबी क्रॉप्स क्या है। ठीक है। तो ये वो क्रॉप्स होती हैं जो सर्दी के मौसम स्टार्ट होते ही नवंबर में क्या है, बो दिया जाता है इनको, और ये पक के तैयार हो जाती हैं मार्च में, दैट इज स्प्रिंग सीजन में। जब बसंत ऋतु आती है तब पक के तैयार हो जाती है, इनकी कटाई हो जाती है। ठीक है। तो दीज आर द क्रॉप्स विच आर सोन, मतलब बोई जाती हैं इन विंटर, दैट इज नवंबर, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च, इनको कहते हैं रबी
क्रॉप्स। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? व्हीट मतलब गेहूं, उसके बाद बार्ली, बार्ली होता है जौ, उसके बाद है ग्राम, ग्राम मतलब होता है चना, ठीक, मेथी हो गया, एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड इज सरसों। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हमारा जो तीसरी कैटेगरी क्रॉप्स की वो है समर क्रॉप्स या फिर जायद क्रॉप्स जिनको कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म क्रॉप्स होती है, 2-3 महीने में ही पक के तैयार हो जाती है, गर्मियों में बोया जाता है इनको, ठीक है। सो दीज आर द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन समर, दे आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स। तो ये सिर्फ मई जून के महीनों में ही आती हैं, 2-3 महीने के लिए अवेलेबल होती है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है? वाटरमेलन मतलब तरबूज, मस्क मेलन ये होता है खरबूजा, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है मैंने। कुकम्बर मतलब होता है खीरा, गोर्ड मतलब लौकी। तो ये कुछ हमारी क्या है? जायद क्रॉप्स है, समर क्रॉप्स। क्लियर? चलिए, जब हमने क्रॉप की बात कर ही ली है तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि क्रॉप्स जो होती हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं, वो कितनी कैटेगरीज में आते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ कुछ लिस्ट दी हुई है इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज हैं क्रॉप प्लांट्स की, फसलों की। सबसे पहली कैटेगरी है सीरियल्स। सीरियल्स को हम कहते हैं हिंदी में अनाज, जो हम नॉर्मली चपाती वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। ये स्टेपल फूड है, मेन फूड होता है अधिकतर पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इसमें आ गया हमारा व्हीट, गेहूं है, राइस, चावल आ गया, मेज, मक्का आ गया, बाजरा है, और बार्ली मतलब जौ आ गया। ये तो हो गए अनाज। ये सारे कार्बोहाइड्रेट में रिच सोर्सेज होते हैं, ठीक है कि नहीं, एनर्जी देने वाले फूड है। उसके बाद आता है हमारा नट्स। नट्स के हार्ड शेल होती है, ये ऑयल और फैट में रिच होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं इनके अंदर। तो कोकोनट आ गया, नारियल, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, कैश्यू नट होता है काजू, एंड आलमंड्स होते हैं बादाम। क्लियर है? तो ये सारे नट्स हो गए, ऑयल रिच होते हैं। उसके बाद आती है हमारी पल्सेस। पल्सेस मतलब होती हैं दालें। दालें प्रोटीन में रिच होते हैं, पी फॉर पल्स, पी फॉर प्रोटीन, ठीक है। और ग्रोथ के लिए जरूरी है आप लोगों को प्रोटीन, तो ये खाया करो खूब। क्या क्या है एग्जाम्पल इसमें? पी मटर, उसके बाद आता है ग्राम, ग्राम मतलब चना। ग्राम को हम दालों का राजा भी कहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पल्सेस क्या है? ग्राम, चना। उसके बाद आता है मूंग, ग्रीन ग्राम भी कह सकते हैं इसको। अरहर की दाल हो गई, सोयाबीन हो गया, और लेंटिल, लेंटिल मतलब होता है मसूर। ये जितने भी मैंने पल्सेस लिखे हैं इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, चौथी हमारी जो कैटेगरी है वो है ऑयल सीड्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके बीजों से हमको तेल मिलता है, ठीक है। तो हम इनको क्या, ऑयल मिल्स में जाके बीजों को प्रेस करके, दबा करके तेल निकाल लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे? मस्टर्ड सरसों, सनफ्लावर, ठीक है, सूरजमुखी, उसके बीज आते हैं। तिल हो गया, कैस्टर अरंड का तेल आता है, ये एक मेडिकल काम के लिए या मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है, खाने योग्य नहीं है ये। कॉटन सीड, जो रुई होता है, रुई, उसका रुई का रेशा निकालने के बाद उसके बीज है, उससे तेल निकाला जाता है, सोप बनाने के काम आता है। ये भी खाने योग्य तेल नहीं है, और जानवरों के चारे के रूप में भी हम कॉटन सीड को यूज करते हैं, ठीक है। काकड़े बोलते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में। तारा मीरा सरसों की तरह बारीक बीज आता है, इससे भी तेल निकाला जाता है। ओलिव हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऑयल सीड्स, खाने वाले तेल या दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल मिलते हैं, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी जो हमारी है वो है फाइबर क्रॉप्स। इनसे रेशे मिलते हैं, ठीक है। कपड़े भी बना सकते हैं हम उनसे, बोरियां वगैरह, बैग्स वगैरह, चटाई, ठीक है, मैट्स, ये सारी चीजें बना सकते हैं। तो फाइबर क्रॉप्स में क्या आता है? कॉटन मतलब कपास का पौधा जिससे रुई मिलती है। जूट हो गया, जिससे हम सूतली बनाते हैं, बोरी बनाते हैं, गनी बैग, ठीक है। बैम्बू हो गया, बैम्बू होता है बांस, इससे हम क्या है, जैसे वो हमारा हैंड फैन नहीं होता, बीजना जिसको बोलते हैं, टोकरियां बनाते हैं, चटाइयां बनाते हैं, बहुत सारी चीज बना सकते हैं, ठीक है। हैट हो गई। फिर कोकोनट हो गया, कोकोनट, नारियल, नारियल का जो रेशा होता है ऊपर का, उससे रस्सियां वगैरह भी बनाई जाती है, मैट्स वगैरह, मैट्रेसेस वगैरह बनाई जाती है, हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाए जाते हैं, ठीक है। और कोकोनट जो होता है उसका जो पत्ता होता है, उसके पत्तों से झाड़ू बनाई जाती है। हम बोलते हैं ना घरों में यूज करते हैं सीख वाली झाड़ू, नारियल झाड़ू, वो इसी से मिलती है। देन हेम्प, हेम्प बिल्कुल जूट की तरह ही सूतली वाला प्रोडक्ट ही है, सूतली के जैसे दिखता है हेम्प, लेकिन सूते कलर थोड़ा डार्क ब्राउन होता है, और हेम्प जो होता है बिल्कुल सफेद रेशा होता है, ठीक है। आप लोगों ने, गर्ल्स ने बचपन में खेला होगा बारबी डॉल वगैरह से, तो डॉल के हेयर देखे व्हाइट व्हाइट आते हैं, वो सारे किसके बनते हैं? हेम्प के बनते हैं। हिंदी में इसको सन भी बोलते हैं, सन, ठीक है। चलिए, अगला हमारा सिक्स्थ कैटेगरी जो है वो है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन का मतलब होता है बागान, ऐसे क्रॉप जिनको बगीचे में लगाया जाता है और कई साल तक वो प्लांट्स टिके रहते हैं, और ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल वो हमको प्रोडक्टिविटी देते जाते हैं, वो प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाते हैं। ये नॉर्मली ढलान वाले इलाकों में ज्यादा लगाए जाते हैं। इसमें आगे चाय, टी, कॉफी, इनके बागान होते हैं। कार्डमम, इलायची के बागान होते हैं। कैशू मतलब काजू, और एराकेनेट मतलब होता है सुपारी। क्लियर है? ये थी हमारी प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप में हम कोकोनट भी रख सकते हैं,
क्लियर है? चलिए, सेवंथ हमारी जो कैटेगरी है वो है स्पाइसीज, और स्पाइसीज होते हैं मसाले। तो घर में यूज होने वाले कॉमन कुछ मसालों के मैंने नाम लिख दिए हैं, हिंदी में ब्रैकेट में लिखा है ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। घर में जाएंगे किचन में सब बच्चे और निकाल निकाल के डब्बों से अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कि क्या चीज क्या है, सबको पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? क्यूमिन मतलब होता है जीरा, उसके बाद क्लोव, क्लोव होता है लौंग, चाय वगैरह में भी डालते हैं इसको फ्लेवर के लिए। सिनामॉन होता है दालचीनी, छिलका आता है, ये पेड़ की छाल होती है ब्राउन कलर की, हाफ गोल या ऐसे कट पीसेस में आती है, ठीक है? उसके बाद हो गया पेपर, पेपर होता है काली मिर्च। उसके बाद आ गया चिली, लाल मिर्च पाउडर, इसका हम यूज करते हैं। टर्मरिक होता है हल्दी। हींग, ये फ्लेवर देने के लिए काम में आता है, ठीक है? और उसके बाद आ गया हमारा क्या, कोरिएंडर, और कोरिएंडर क्या होता है, धनिया होता है, ठीक है कि नहीं? क्या, चलिए ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे मेडिसिनल क्रॉप्स क्या होती है, ठीक है? तो मेडिसिनल क्रॉप्स वो होती हैं जिनसे हमको किसी न किसी रूप से क्या मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं। नीम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल यूजेस होते हैं इसके, ठीक है? उसके बाद तुलसी हो गया, खांसी वगैरह के समय इसकी पत्तियां काम आती हैं, ठीक है? उसके अलावा सिनकोना, ये एक प्लांट है, इसकी छाल से मलेरिया की दवाई निकाली जाती है, क्लोरोक्विन, ठीक है? अभी ऐसा देखा गया है कि जो कोरोना है, अ, इसको कंट्रोल करने में ये जो क्लोरोक्विन है, ये बहुत मददगार होती है, और हमारे देश में ये बहुत बनती है। बहुत बड़े-बड़े कंट्रीज में ये नहीं बनाई जाती दवाई। हमारा देश वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, और कई बड़े-बड़े देशों, अमेरिका जैसे देशों को हमने ये दवाई यहाँ पे बना करके भेजी भी है। नाम क्या है उसका, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, HCQ, ये इस प्लांट से निकलती है, सिनकोना प्लांट, ठीक है? उसके बाद आता है मिंट, पुदीना हो गया, उसके अलावा जिंजर, अदरक हो गया। ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, ये हैं मेडिसिनल प्लांट जिनसे हमको दवाइयां मिलती हैं। क्लियर है? चलिए अगली हमारी जो कैटेगरी है, नाइन्थ कैटेगरी, वो है फ्रूट्स। फल आ गए इसमें, सबको पता है फल खूब सारे ले सकते हैं, मैंने 3-4 लिख दिए, बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, और भी बहुत लंबी चौड़ी लिख सकते, पपाया हो गया। उसके अलावा जो आपको लिखने और 2-4 ऐड कर लेना है इसमें। क्लियर है? चलिए, और लास्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है वेजिटेबल, सब्जियां, टोमेटो, ब्रिंजल, बैंगन, पोटैटो, अनियन, लेडी फिंगर, कोलोकेशिया होता है अरबी, गोड, लौकी पहले ही बता चुके हैं, पंपकिन होता है कद्दू। ये हमारे को तरह तरह की जो क्रॉप्स हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो गई। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अभी हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, खेती होती है, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती है, क्या करता है फार्मर और किस सीक्वेंस में करता है, पहले क्या करता है, फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, ठीक है? तो फसल उगाने तक, शुरुआत से लेकर के अंत तक किन किन गतिविधियों को फार्मर करता है, उसको हम वन बाय वन सीक्वेंस में देखेंगे, उनका मतलब देखेंगे, हर एक का महत्व को समझेंगे, ठीक है? सो लिस्ट वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन सीक्वेंस, और सभी को थोड़ा थोड़ा हमको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है कि उसके मतलब क्या होते हैं, ठीक है? चलिए, पहला हमारा जो इसमें स्टेप आता है, जो सबसे पहले काम करना होता है, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। भूमि जो होती है उसको हमको उपयुक्त बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, कुछ भी उगाने के लिए, फसल को तैयार, हम ऐसी जाके सीड्स नहीं बिखेर सकते हैं, ठीक है? तो हमको क्या, जमीन की को क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। इसके लिए इसमें क्या क्या करते हैं, इन दिस द सॉइल इज मेड सुटेबल फॉर सोइंग सीड्स, बीजों को बोने के लिए मिट्टी को उपयुक्त बनाना पड़ता है, सूटेबल बनाना पड़ता है। क्लियर है? एंड इट इज डन बाय प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। तो प्लोइंग होता है हल चलाना, उसको उथल पुथल करना, मिट्टी को लूजन अप करना हल की मदद से, ठीक है? लेवलिंग मतलब होता है अगर उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा है जमीन, तो उसको क्या कर देना, एक लकड़ी के प्लैंक फट्टे की मदद से लेवल कर देना, कहीं ज्यादा मिट्टी है उसको ढलान वाली तरफ ले आना, जिससे कि क्या है, पानी कहीं पे भरे नहीं, ठीक है कि नहीं? लेवलिंग बहुत जरूरी है, इससे यूनिफॉर्म तरीके से हम सिंचाई कर सकते हैं, कहीं पानी जमा नहीं होता खेत में आकर के। एंड मैन्योरिंग, हम जो गोबर वाला खाद होता है ना, काउडंग केक, जो काउडंग जो गोबर या कंपोस्ट जो होती है, ऑर्गेनिक खाद जो होता है, उसको हम क्या खेतों में मिट्टी के अंदर ढंग से मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है? तो इससे मिट्टी का उपजाऊपन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पोरोसिटी, ये सब इंप्रूव होती है। तो ये सब तैयारी हमको क्रॉप बीज बोने से पहले ही करनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहला स्टेप। सेकंड हमारा है, एक बार हमने मिट्टी तैयार कर दी, नमी वाली मिट्टी हो गई है, उसमें थोड़ी नमी होनी चाहिए, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसमें बीज बोते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स। तो सो करना मतलब होता है पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल। सो it involves putting good quality seeds in moist soil for germination। तो ध्यान क्या रखना है, बीजों की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और जो जमीन है
वो हल्की सी क्या होनी चाहिए, मॉइस्ट, नमी वाली होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी में नहीं डालना है, उगता नहीं है। तो जर्मिनेशन मतलब उगने के लिए उसको डालते हैं, ठीक है। और ये किस चीज की मदद से किया जाता है, इसके लिए हम या तो मैनुअल सीड ड्रिल यूज करते हैं। एक छोटा सा पाइप जैसा ऑर्गन होता है, नीचे से नुकीला होता है, हल के साथ चलता है, ऊपर एक फनल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर कीक जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर से थोड़े थोड़े हाथों से मुट्ठी में भर के बीज हम डालते जाते हैं, एक लाइन में चलता जाता है हल के साथ, ठीक है कि नहीं। और या फिर हम क्या ट्रैक्टर के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, टिलर की मदद से हम क्या है, ट्रैक्टर में बहुत सारे फरोज होते हैं, वो एक साथ चलता है एक 5-6 लाइनों के अंदर, तो हम एक ड्रम में बीज डाल देते हैं और फिर वो पूरे खेत में एक रोज में फैलाता चलता है। तो ये दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बीजों को बो सकते हैं। क्लियर है। अगला हमारा जो तीसरा स्टेप आता है प्रैक्टिस इसमें, वो है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो कुछ मैन्योर हम पहले डाल देते हैं, आवश्यकता हो तो हम बाद में भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक जो खाद होता है गोबर से बना हुआ। उसके अलावा कई बार गोबर वाले खाद में उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं, तो एक बार जो हमारे प्लांट्स है, क्रॉप प्लांट्स अंकुरित हो गए, छोटे छोटे हो गए, उसके बाद क्या है, हम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स भी मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिया हो गया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, ये कुछ हमारे फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम उचित मात्रा में होते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी पोषक तत्व है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इनको हम खेतों में मिट्टी के अंदर, जब प्लांट्स थोड़े छोटी हाइट के हो जाते हैं, थोड़े थोड़े हाइट के, तो उनको बिखेर देते हैं। और इससे क्या होती है, मिट्टी, अगर हम मैन्योर ऐड करते हैं तो मिट्टी की जो पानी को सोखने की क्षमता है, पानी को रोक करके रखने की क्षमता, वो बढ़ जाती है, जल्दी से मिट्टी सूखती नहीं है, ठीक है। मैन्योर डालेंगे और फर्टिलाइजर डालेंगे तो उससे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है, प्लांट्स अच्छे प्रकार से हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं। क्लियर है। चलिए, चौथा हमारा स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। क्या होता है, समय समय पे उचित मात्रा में प्लांट्स को पानी देना, ठीक है कि नहीं। पानी जरूरी है उनके भोजन बनाने के लिए, जर्मिनेशन के लिए, ढंग से बढ़ने के लिए। सो इट इन्वॉल्व्स टाइमली वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स, समय पे पानी देना इन प्रॉपर अमाउंट, ठीक है। समय समय पे उचित मात्रा में पानी देना, ये होता है इरिगेशन। इट इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, ये उगने के लिए जरूरी है, बिना पानी के उगेगा नहीं सूखी मिट्टी में, ठीक है। बीज प्रॉपर ग्रोथ, बढ़ने के लिए जरूरी है, प्लांट्स के लंबे होने के लिए, इलोंगेशन के लिए जरूरी है। क्लियर है। चलिए, अगला हमारा स्टेप है वीड रिमूवल। इसके बारे में और डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे। वीड, कई बार हम खेतों में जब फसल उगाते हैं तो वो फसल के साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स के बीज पड़े रहते हैं जो मिट्टी में, वहां पे वो धीरे धीरे उग जाते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। और ये जो अनवांटेड जो प्लांट्स हैं, जो कि फसल के साथ उग जाते हैं, जो हम नहीं चाहते खेतों में उगे, वो कहलाते हैं वीड्स। हिंदी में इन्हीं को बोलते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं, खरपतवार। तो ये लाभकारी चीजें नहीं है, क्योंकि हम खेतों में जो भी खाद पानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हैं, वो हम मेन फसल के लिए डालते हैं, और ये वीड्स क्या करते हैं, ये इसमें से अपना हिस्सा चुरा लेते हैं। तो अगर मेन फसल को उनका जो हिस्से का जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाएंगे, तो हमारी जो उपज है, पैदावार है, वो घट जाएगी, और जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी पे भी क्या होता है, असर होता है। क्लियर है। तो ये जो वीड्स हैं, ये अगर प्लांट्स के साथ, क्रॉप प्लांट्स के साथ ज्यादा मात्रा में उग जाएंगे, तो इससे हमारी उपज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका है, या तो उनको मैनुअली हाथों से ही निकालते हैं, उखाड़ के डाल देते हैं, और या फिर कई बार हम उनको क्या है, कुछ हमारे केमिकल्स आते हैं, जो अगर हम स्प्रे कर दें खेतों में, तो जो वीड्स हैं, वीड्स उनके पत्ते मुरझा जाते हैं, वो सूख जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये जो वीड्स को किल करने वाले जो केमिकल्स आते हैं, इनको वीडीसाइड्स कहते हैं। हम चैप्टर में आगे फिर डिस्कस करेंगे इसको, और मैनुअली इसको हम उखाड़ भी सकते हैं। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में वीड रिमूवल को हम कहते हैं निनाण करना। खेतों में आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जब थोड़ी छोटी छोटी फसल हो जाती है, तो जा करके खरपतवार को हाथों से उखाड़ उखाड़ के निकाला जाता है, और धीरे धीरे गुड़ाई भी की जाती है, मिट्टी को लूजन अप किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप ठीक ठाक हो गई, थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। अब क्या, अब कई बार क्या होता है, फसल जब पकने के नजदीक आ जाती है, तो कई बार उसमें कीड़ों मकोड़ों का प्रकोप हो जाता है, पक्षी चोंच मार मार के दाने गिराने लगते हैं, ठीक है, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इन सबसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दवाइयों का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो फसल को बचाना जरूरी है, तो सारी मेहनत बेकार जाएगी, ठीक। सो इट इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयों को स्प्रे कर सकते हैं हम। पेस्टिसाइड्स, ये भी कीटनाशक दवाइयां ही होती हैं, पेस्ट होते हैं। ऐसे कोई भी जीव जो हमारी खड़ी फसल को खेतों में या गोदामों में नुकसान पहुंचाते हैं, वो पेस्ट कहलाते हैं। और पेस्ट को मारने वाली जो दवाएं होती हैं, इनको पेस्टिसाइड बोलते हैं। इंसेक्ट को मारने वाली दवाएं इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, ठीक है। तो इनको स्प्रे करके हम इंसेक्ट्स और पेस्ट्स दोनों से ही हमारी फसलों को बचा सकते हैं, ठीक है।
और पेस्ट की एक और कैटेगरी है बर्ड्स। पक्षियों को नॉर्मली मारा नहीं जाता हमारे देश में, ठीक है। तो खड़ी फसल को अगर पक्षी नुकसान पहुंचाएंगे, दाने चोंच मार मार के दाने अगर खेतों में ही बिखेर देंगे तो फार्मर को नुकसान होगा। तो इसके लिए फार्मर क्या कर सकता है, अपने खेतों में ह्यूमन बींग्स जैसे दिखने वाले मनुष्य के ढांचे, लकड़ी के, स्ट्रॉ के, हांडी होती है काली, इस प्रकार से दिखने वाले ढांचे अपने खेतों में लगा सकता है। उसको रंग बिरंगे कपड़े पहनाए जा सकते हैं और इससे क्या होता है, पक्षी वगैरह देख के उसको उनको ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमन बींग्स ही है, मनुष्य ही है जो खेतों में काम कर रहे हैं, और डर के उड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केयर क्रो। तो स्केयर क्रो आर इरेक्टेड इन फील्ड्स, खेतों में उनको लगा सकते हैं टू स्केयर अवे द बर्ड्स व्हिच हार्म द क्रॉप्स, उन पक्षियों को डरा भगाने के लिए जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये था क्या चीज, क्रॉप प्रोटेक्शन। क्लियर है, पॉइंट नंबर 6। चलिए अगला हमारा जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर में वो है हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग क्या होता है, ये होता है पकी हुई फसल की कटाई करना, ठीक है। अब अगर मान लीजिए खेत बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो हम मशीनों की मदद से उसको काटते हैं, और वो मशीन जो फसल कटाई के काम आती है वो कहलाती है हार्वेस्टर, ठीक है कि नहीं है। और या फिर अगर खेत छोटा है तो मजदूरों को लगा करके हम हाथों से भी कटाई कर सकते हैं। और हाथों से फसल को काटने के लिए हमको जिन औजारों की जरूरत होती है उसको सिकल और या फिर साइत कहते हैं। दराती होती है ना जैसे, तो ये होती है सिकल और साइत। तो इनकी मदद से हम फसल की कटाई कर सकते हैं। तो पकी फसल को खेतों में जाकर के काटना, ये क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। मैनुअल भी हो सकता है और हार्वेस्टर की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा जो प्रैक्टिस है, फसल कटने के बाद में क्या होता है, थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग क्या होता है, एक मशीन आती है और मशीन में उस कटी हुई फसल के बंडल्स जो होते हैं उसको मशीन में डाल के उसको चक 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 चॉप कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और काटने के बाद में एक फैन होता है, बहुत तेजी से चलता है, तो जो भूसा है, चाफ है, वो दूर उड़ के गिर जाता है और अनाज पास ही अलग ढेर लग जाता है। तो चाफ जो भूसा है उसको अनाज से अलग करने का जो तरीका है, इसी को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। तो थ्रेशिंग कैरी आउट करने के लिए जिस हम मशीन का यूज करते हैं वो थ्रेशर कहलाती है। और आजकल तो कुछ जगहों पे ऐसी बड़ी-बड़ी मशीनें भी आ रही हैं, बड़े खेतों में जाकर यूज होते हैं, बड़े फार्मर्स यूज करते हैं, जहाँ पे कि हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों काम एक ही मशीन कर लेती है। समझ में आ गया, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। और ये जो मशीन है जो हार्वेस्टिंग का काम फसल काट भी लेती है और फिर फसल में से दाने को चाफ से अलग भी कर देती है, उसको हम कंबाइन हार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो स्टेप है, प्रैक्टिस है, वो है विनोइंग। ये परंपरागत प्रैक्टिस है, ओल्ड फैशन है, पुराने समय में लोग करते थे, आजकल कम करते हैं इसको, ठीक है। क्या होता था, खेतों में अनाज को निकालने के बाद में कट करते थे, हाथों से काटते थे उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके, और जब उसको जब वो पूरा ढेर लग जाता था चाप और अनाज का मिक्सचर, तो जब भी हवा चलती थी तो उसको थोड़ा सा उठा करके ऊंचाई तक, थोड़ा सा किसी कंटेनर में उठा करके धीरे धीरे बरसाते थे कुछ ऊंचाई से, ठीक है कि नहीं है। इससे क्या होता था, बहती विंड के साथ हल्का जो चाप है वो उड़ के, हस्क जो है या चाप है उड़ के दूर चल जाता था, और जो भारी अनाज है वो सीधा नीचे ढेर के रूप में गिर जाता था। तो ये जो तरीका था ये पुराने समय से ही हमारे देश में चला रहा, तो लोग करते थे इसको, जिनके पास मशीनें वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी। तो ये क्या कहलाता है, विनोइंग। आज भी कुछ पिछड़े इलाकों में इसको लोग फॉलो करते हैं। और आखिरी हमारा जो फाइनल स्टेप है फूड प्रोडक्शन का एग्रीकल्चर में, वो है स्टोरेज। अनाज हमको मिल गया, अब क्या करें, उसका सुरक्षित जो है भंडारण करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब है इन्वॉल्व सेफ स्टोरेज ऑफ क्रॉप इन ग्रेन सिलोज। तो सुरक्षित अनाज को हम कहाँ भंडार कर सकते हैं, बड़े बड़े स्टील के सिलेंड्रिकल ट्रंक होते हैं, हर घर में मिल जाते हैं ये, या फिर हम बोरियों में, कट्टों में भी उसको भर के रख सकते हैं, प्रॉपर सुखाने के बाद में। जल्दी नहीं भरना चाहिए उसको, कुछ दिन धूप में सुखाना चाहिए जिससे कि उसके मॉइस्चर जो है वो ठीक लेवल तक आ जाए, नहीं तो अनाज खराब हो सकता है, ठीक है। और सुरक्षित सुखाने के लिए हम अनाज के ट्रंक के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, जिससे कि कीड़ा उसमें ना लगे। तो हम उसमें क्या है, कुछ दवाइयाँ आती है हमारे, सेल्फॉस टैबलेट्स वगैरह डाल सकते हैं, जो कि हमको बीज भंडारों पे मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम क्या है, कई प्रकार के फ्यूमिगेंट्स यूज कर सकते हैं गोदामों में, जिससे कि क्या तुरंत वेपर्स बन जाती हैं, इंसेक्ट्स वगैरह वो नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ हल्दी की गांठें भी डाल सकते हैं उसके अंदर, ड्राइड नीम के लीव्स, नीम के पत्ते डाल सकते हैं ट्रंक के अंदर, या फिर हम माचिस की तिल्लियां वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इन सब से क्या है, नॉर्मली उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और जो फल और सब्जियां हैं जिसके अंदर मॉइस्चर या वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम यूज करते हैं क्या, कोल्ड स्टोरेज का। तो बहुत लो तापमान पे उनको रख दिया जाता है, कई महीनों तक वो फल सब्जियां खराब नहीं होती, ठीक है। तो बच्चों आज के पहले सेशन में इतना ही। आप लोग इसको, मैं आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब लोग इसको
प्रॉपर तरीके से नोटबुक में नोट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।